Hello friends and students. Once again I welcome you all to our YouTube channel English Shala. As discussed earlier in the YouTube videos, I told you that I would continue my next video on another non-finite verb, that is participles. Because before this particular video, I have already discussed two videos on infinitive and gerund as non-finite verbs. तो नॉन फाइनाइट वर्ब्स की ये तीसरी नॉन फाइनाइट वर्ब्स हमने बताया था ऑलरेडी. देयर आर थ्री नॉन फाइनाइट वर्ब्स, इन्फिनेटिव, जीरंड एंड पार्टिसिपल. तो इन्फिनेटिव जीरंड का ऑलरेडी आपके पास वीडियो पहुंच चुका होगा और समझ भी आया होगा. अभी तक तो मुझे जितने कमेंट्स मिले हैं वो यही मिले हैं कि बहुत अच्छे से सबको समझ में आ गया है. अगर किसी को कोई डाउट हो तो फिर से आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स दे सकते हैं. बाय द वे, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस टॉपिक, पार्टिसिपल्स. What are the participles? I have already defined it here. Participles are used as verbs. Verbs mean non-finite verbs as well as adjectives. यानी कि participles तो verbs के तौर पे आते ही हैं, ये adjectives के तौर पे भी काम करते हैं. A participle is also used as a participle clause. Clause क्या है पहले बता दें हम आपको. Clause is a group of words, right? Is a group of words. And a clause can be independent or dependent. तो ये जो पार्टिसिपल जब भी क्लॉज का काम करता है तो ये हमेशा डिपेंडेंट क्लॉज का काम करता है. कैसे करेगा अभी आपको हम आगे एग्जांपल्स में दिखाएंगे. देयर आर थ्री पार्टिसिपल्स. तीन तरीके के पार्टिसिपल्स होते हैं. एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, सेकेंड इज पास्ट पार्टिसिपल एंड थर्ड इज परफेक्ट पार्टिसिपल. प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल. एक चीज़ हम आपको और भी बता दें, किताबों में नहीं मिलता, ऐसे ही बता दे रहे हैं. पार्टिसिपल का मीनिंग पार्टिसिपेशन से भी निकालिए. प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब प्रेजेंट मोमेंट में कैसे फाइनाइट वर्ब के साथ ये नॉन फाइनाइट वर्ब पार्टिसिपेट करेगी. सेम वे पास्ट पार्टिसिपल का मतलब जब फाइनाइट वर्ब है उसके पहले ही पास्ट में कौन सी वर्ब पार्टिसिपेट कर चुकी है. और परफेक्ट पार्टिसिपल का मतलब क्या हुआ कि वर्ब कैसे अपने आप को पार्टिसिपेट कराएगी. पहले एक एक्शन परफेक्ट कराएगी तो दूसरा एक्शन आएगा. फिलहाल इसको और अच्छे तरीके से समझने के लिए आई एम गोइंग टू डेलिनिएट ईच एंड एवरी पॉइंट दैट इज मेंशन्ड हियर, राइट. तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रेजेंट पार्टिसिपल, राइट. हियर कम्स द फर्स्ट पार्टिसिपल दैट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल. एक चीज़ अभी मैंने तुरंत पहले ही बताया था, जस्ट पहले ही अभी बताया. पार्टिसिपल को आप पार्टिसिपेशन से भी मीनिंग निकालने की कोशिश करिए. प्रेजेंट पार्टिसिपल, इसका मतलब प्रेजेंट मोमेंट में जब एक्शन पार्टिसिपेट कर रही हो तो उसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं. ये वर्ब में आईएनजी लगा के बनता है प्रेजेंट पार्टिसिपल. यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी प्रेजेंट फॉर्म में अगर हम आईएनजी लगा देते हैं तो ये क्या बनती है, प्रेजेंट पार्टिसिपल. इट कोइंसाइड्स विद द फाइनाइट वर्ब. हाउ डज इट कोइंसाइड विद द फाइनाइट वर्ब. आपके सामने एग्जाम्पल देखिए. आई सॉ हिम, यहां पे फाइनाइट वर्ब क्या है, सॉ. आई सॉ हिम, मैंने उसे देखा. अब कोइंसाइड, जो कोइंसाइडिंग एक्शन है वो क्या है, टॉकिंग विद अ स्ट्रेंजर. इसका मतलब जिस समय मैं देखा उसी समय वो स्ट्रेंजर से बात कर रहा था. तो आई सॉ हिम टॉकिंग, इसका मतलब मैंने उसे बात करते हुए देखा, मैंने उसे एक अजनबी से बात करते हुए देखा. तो आई सॉ हिम टॉकिंग विद अ स्ट्रेंजर. अब यहां पे सॉ इज फाइनाइट वर्ब, इसी से वर्ब कोइंसाइड कर रही है टॉकिंग. तो टॉक में आईएनजी लगा है, राइट. टॉक में आईएनजी लगा है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है. बट ये कभी मत सोचिएगा कि वर्ब में आईएनजी आ गई तो पार्टिसिपल वो जीरंड भी हो सकती है. इसके पहले भी मैंने बताया. बट जीरंड का काम क्या है, वर्ब में आईएनजी लगा के वो नाउन बना देता है. और यहाँ पे नाउन नहीं है. आई सॉ हिम, मैंने उसे देखा, क्या करते हुए देखा. हमेशा एक चीज याद रखिएगा, जब भी पार्टिसिपल आएगी तो हिंदी में एक भाव निकलता करके या करते हुए. करके या करते हुए. और करके या करते हुए आएगा तो ऑलरेडी एक्शन कोइंसाइड कर जाएगा. यानी पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल कोइंसाइड करेगी किससे, अपने फाइनाइट वर्ब से. तो आई सॉ हिम टॉकिंग विद अ स्ट्रेंजर, मैंने उसे एक स्ट्रेंजर से बात करते हुए देखा. सेकेंड एग्जाम्पल देखिए. ही लेफ्ट द कैंडल, उसने कैंडल छोड़ा. कैसे छोड़ा, बर्निंग, जलते हुए. देखिए यहां बात करते हुए, यहां जलते हुए. यानी ही लेफ्ट द कैंडल, जिस समय वो कैंडल छोड़ा उसी समय वो कैंडल क्या कर रही थी, जल रही थी. यानी जलती हुई कैंडल वो छोड़ गया. ही लेफ्ट द कैंडल बर्निंग. आई सॉ हिम टॉकिंग, तो यहां बात करते हुए, यहां जलते हुए. अब देखिए
टर्निंग टू द लेफ्ट, बाएं मुड़ करके, यू विल गेट द पोस्ट ऑफिस, आपको पोस्ट ऑफिस मिल जाएगा। तो यानी बाएं जैसे ही मुड़ेंगे आपको क्या मिल जाएगा? पोस्ट ऑफिस। यानी कि ऐसा नहीं कि आप बाएं मुड़ेंगे फिर वहां वेट करेंगे तो पोस्ट ऑफिस मिलेगा, जैसे ही आप बाएं मुड़ेंगे आपको पोस्ट ऑफिस मिल जाएगा। तो यार टर्निंग, तो यहां हमने कहा ना करके या करते हुए, बाएं मुड़ करके आपको पोस्ट ऑफिस मिल जाएगा। दोनों एक्सप्रेशन आपके आ रहे हैं इस सेंटेंस में, इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में, इसमें करके, इसमें करते हुए, इसमें करते हुए। हमने कहा था पार्टिसिपल किसका काम करता है? वर्ब का और एडजेक्टिव का भी। तो और इससे क्लॉज भी बनता है। तो ये देखिए एक पूरा क्लॉज है ये, टर्निंग टू द लेफ्ट, बाएं मुड़ करके, यू विल गेट द पोस्ट ऑफिस। ये अपना एक क्लॉज का काम कर रहा है और डिपेंडेंट क्लॉज का काम कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे हमने ये भी कहा था एडजेक्टिव का भी काम करता है पार्टिसिपल। अब ही इज एन इरिटेटिंग पर्सन। हाउ इज द पर्सन? पर्सन इज नाउन। नाउन को जो भी वर्ड क्वालिफाई करता है, मॉडिफाई करता है, दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव। यहां कहीं ना कहीं ये प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम कर रहा है। देखिए इरिटेटिंग पर्सन, राइट। अब बर्निंग कैंडल, हाउ इज द कैंडल? बर्निंग कैंडल। तो इरिटेटिंग एंड बर्निंग, जब भी वर्ब में आईएनजी लगाएंगे तो प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है। नाउन के पहले अगर वर्ब में आईएनजी लगाए तो समझिए प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है, प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव। जैसे कभी भी आप कोई भी नाउन ले लीजिए, उसके पहले आईएनजी आया हो वर्ब में, राइट। एंटरटेनिंग पर्सन, एनवाइंग पर्सन, क्लियर। इंटरेस्टिंग फिल्म, और यहीं अगर इंटरेस्टेड कर दे तो इंटरेस्टेड इज पास्ट पार्टिसिपल, जो वर्ब के थर्ड फॉर्म से बनेगा। तो जब भी आप वर्ब में आईएनजी लगा के किसी नाउन से पहले लाएंगे तो प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव होती है, यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रही है। यानी कि ही इज एन इरिटेटिंग पर्सन, वो कैसा पर्सन है? इरिटेटिंग, यानी परेशान करने वाला, इस समय जो परेशान करता है। लेकिन अगर आप किसी को परेशान दिखेंगे तो आप इरिटेटिंग नहीं है, आप इरिटेटेड दिखेंगे। जैसे आई फाउंड हिम इरिटेटेड, आई फाउंड हिम एनॉयड। इज दैट क्लियर? दैट पर्सन, द मूवी वॉज इंटरेस्टिंग, यानी मूवी इंटरेस्टिंग थी, यानी कि मूवी हमें इंटरेस्ट देती थी, लेकिन हम मूवी को इंटरेस्ट लिए तो वी वर इंटरेस्टेड। तो आई गॉट इंटरेस्टेड या आई एम इंटरेस्टेड। तो इसका मतलब जो चीज़ कर रही है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल, जो चीज़ हुई है वो पास्ट पार्टिसिपल। तो यहाँ पे सेंस क्या है? प्रेजेंट मोमेंट में एक्शन अपने आप को पार्टिसिपेट करेगा उस प्रेजेंट मोमेंट में। ऐसा नहीं कि बात हम पास्ट टेंस की कर रहे हैं, लेफ्ट, सॉ, राइट, ये फ्यूचर में है, विल, लेकिन उस मोमेंट में, जिस मोमेंट में फाइनाइट एक्शन आ रहा है, उसी प्रेजेंट मोमेंट में अगर वर्ब अपने आप को पार्टिसिपेट कर रही तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, जो वर्ब की तरह भी काम करेगा, नॉन फाइनाइट वर्ब की तरह काम करेगा और एडजेक्टिव की भी तरह काम करेगा। लास्ट टू सेंटेंसेस में जो इरिटेटिंग एंड बर्निंग है ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और ऊपर के जो 3 सेंटेंसेस हैं इसमें जो है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम कर रही है वर्ब। आई होप कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल मीन्स वर्ब में एनजी लगा के बनता है, जिसका एक्सप्रेशन निकलता है करके या करते हुए। जैसे सीइंग द लायन द चिल्ड्रन गॉट फ्राइटेंड, तो शेर देख करके। इज दैट क्लियर? आई हर्ड हिम, मैंने उसे सुना, क्या करते हुए सुना? सिंगिंग अ सॉन्ग, एक गाना गाते हुए, सिंगिंग। तो सिंगिंग, सीइंग, तो ये सब क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल आई होप कि क्लियर हुआ होगा, करके या करते हुए का एक्सप्रेशन देता है, प्लस ये एडजेक्टिव का भी काम करता है। अब हम चलते हैं दूसरे पार्टिसिपल की तरफ, दैट इज पास्ट पार्टिसिपल। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज पास्ट पार्टिसिपल। अब पास्ट पार्टिसिपल किससे बनता है? ये वर्ब की थर्ड फॉर्म से। वर्ब की थर्ड फॉर्म को ही हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी बोलते हैं। अब याद रखिएगा, पास्ट पार्टिसिपल समझने से पहले आपको वर्ब के सारे फॉर्म्स भी पता होने चाहिए। थर्ड फॉर्म तो आपको पता होना चाहिए, थर्ड फॉर्म ही नहीं पता तो पास्ट पार्टिसिपल समझ में वैसे भी नहीं आना। तो आपको बेसिक्स पता होने चाहिए, जैसे स्टील, स्टोल, स्टोलन, राइट, रोट, रिटन, बर्न, बर्न्ड, बर्न्ड भी होता है, बर्न्ट भी होता है, राइट। सी, सॉ, सीन, हिट, 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 कट, 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 पुट, 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 ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन, राइड, रोड, रिडन, लीड, लेड, लेड। तो कहने का मतलब थर्ड फॉर्म तो आपको पता ही होना चाहिए, उसी से ही पास्ट पार्टिसिपल बनता है। अब देखिए पास्ट पार्टिसिपल एक्सप्रेशन क्या दे रहा है? ही लुक्ड, हाउ ही लुक्ड? डिसअपॉइंटेड। अब बताइए, वो निराश करते हुए दिखा या निराश हुआ दिखा? अगर कोई निराश हुआ दिखा, इसका मतलब निराशा उसके साथ ऑलरेडी थी जब वो दिखा। इसका मतलब ऑलरेडी यहां पे पास्ट एक्शन, पास्ट का है जो पार्टिसिपेट कर रहा है। इसका मतलब व्हेन
ही लुक्ड, जब वो दिखा तो उसके पहले ही डिसअपॉइंट वो हो चुका था। अगर उस समय वो डिसअपॉइंट किसी करता रहता तो ही इज डिसअपॉइंटिंग। जैसे आप मेरे पास आए, आप मुझे होपलेस बना रहे हैं, इसका मतलब आप बहुत ही डिसअपॉइंटिंग पर्सन है, आप मुझे डिसअपॉइंट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ऑलरेडी डिसअपॉइंटेड होकर मेरे पास आ रहे हैं तो आप डिसअपॉइंटिंग नहीं, यू आर ऑलरेडी डिसअपॉइंटेड। तो यहाँ पे किया हुआ तो जो एक्सप्रेशन निकल के आता है पास्ट पार्टिसिपल का, वो हमेशा आता है किया हुआ, यानी ऑलरेडी एक्शन हो चुका होता है। यहाँ किया हुआ एक्शन हुआ रहता है। अब जैसे देखो, शी फाउंड हर पर्स, वो अपना पर्स कैसे पाई? स्टोलन, यानी जब वो अपना पर्स पाई तो देखिए अरे ये तो चुराई जा चुकी थी, पर्स चुर चुकी थी, यानी कोई उसका ऑलरेडी चोरी कर चुका था। तो शी फाउंड हर पर्स स्टोलन, स्टील, स्टोल, स्टोलन। तो वह पर्स कैसे पाई? चोरी हुई पाई, यानी जब देखी तो उसकी पर्स ऑलरेडी चोरी हो चुकी थी। यहां पे देखिए थर्ड फॉर्म से बना। अब देखिए, ही सोल्ड हिज बर्न्ट हाउस, यानी कि वो जलता हुआ घर नहीं बेचा। जो घर बेचा वो कैसा घर था? जला हुआ, यानी कि उस घर में पहले ही आग लग चुकी थी, घर जल चुका था। अब यहाँ बर्न्ट क्या है? यहाँ पे वर्ब की तरह नहीं आ रहा, अब यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह आ रहा है। अभी हमने बताया था प्रेजेंट पार्टिसिपल जब एडजेक्टिव की तरह काम किया तो प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव। अब नाउन के पहले यहाँ पे वर्ब अपने थर्ड फॉर्म में एडजेक्टिव की तरह काम कर रही थी, पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव, राइट। जैसे इंटरेस्टिंग फिल्म, इंटरेस्टेड पर्सन, डिसअपॉइंटिंग पर्सन, डिसअपॉइंटेड पर्सन। तो यहाँ पे बर्न्ट हाउस, तो कोई जलता हुआ घर तो बेचेगा नहीं कि घर जल रहा लो भाई खरीद लो। तो इसका मतलब वो घर उसने वो घर बेचा जो ऑलरेडी जल चुका था, तो बर्न्ट हाउस, राइट। ऐसे देखिए यहाँ पे ही अपीयर्ड लॉस्ट, वो प्रतीत हुआ, कैसा दिखा यानी कैसा नजर आया? लॉस्ट, खोया हुआ, खोता हुआ नहीं, लूजिंग नहीं, लॉस्ट, राइट, खोया हुआ। ही अपीयर्ड लॉस्ट कहाँ पे? इन हिज थॉट्स, अपने थॉट्स में वो खोया हुआ नजर आया, राइट। अब देखिए, ही वोर अ टॉर्न शर्ट, जो वो शर्ट पहना था वो कैसी शर्ट थी? टियर, टोर, टॉर्न। टियर मीन फाड़ना, टोर मीन फटा हुआ, और टॉर्न मीन टियर मीन फाड़ना, टोर मीन फाड़ा, टॉर्न मीन फटा हुआ। तो यहाँ फटा हुआ शर्ट पहना था वो, यानी जो शर्ट पहना था उसकी एडजेक्टिव क्या है? फटी हुई। तो उसने फटी हुई शर्ट पहनी, टियर, टोर, टॉर्न थर्ड फॉर्म से। तो जब भी थर्ड फॉर्म लग जाए समझो किया हुआ एक्शन, राइट। जैसे ब्रोकन, टूटा हुआ, ब्रोकन टूटा हुआ, ड्रिवन चलाई हुई, ड्रिवन कार, सेकेंड हैंड ड्रिवन कार, राइट। तो कहने का मतलब जब भी ये थर्ड फॉर्म में आएगा या तो एडजेक्टिव का काम करेगा या वर्ब का काम करेगा। जब वर्ब की तरह काम करा तो पास्ट पार्टिसिपल है, और पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का तरह काम करेगी तो नाउन से पहले आएगी, जैसे यहाँ और यहाँ आया है, राइट। आई होप कि पास्ट पार्टिसिपल भी क्लियर हो गया। पास्ट पार्टिसिपल किस तरीके से काम कर रहा है, एक तो नॉन फाइनाइट वर्ब की तरह और एडजेक्टिव की तरह। अब आगे हम चलते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल पे। ओके, नाउ द थर्ड पार्टिसिपल इज परफेक्ट पार्टिसिपल। अब देखिए परफेक्ट पार्टिसिपल का क्या यूसेज है। अभी हमने आपको फर्स्ट जो मैंने आपको बताया था प्रेजेंट पार्टिसिपल, उसमें भी मैंने बताया था, और पास्ट पार्टिसिपल में भी बताया था कि पार्टिसिपल को हमेशा पार्टिसिपेशन से लेके चलो, मीनिंग काफ़ी कुछ क्लियर हो जाती है। परफेक्ट पार्टिसिपल मतलब ये पार्टिसिपल जब भी अपने आप को पार्टिसिपेट कराएगा परफेक्ट फॉर्म में पार्टिसिपेट कराएगा, यानी कि एक एक्शन पहले परफेक्ट हो जाएगी तो उसके बाद दूसरा एक्शन होगा। कैसे? हैविंग अरेस्टेड द थीफ, हैविंग अरेस्टेड यानी कि अरेस्ट करने के बाद किसे? द थीफ को। तो हैविंग अरेस्टेड द थीफ द पुलिस प्रोड्यूस्ड हिम बिफोर द जज, यानी कि पुलिस ने किसे प्रोड्यूस किया? हिम मतलब द थीफ, थीफ को किसके सामने? जज के सामने। लेकिन कब प्रोड्यूस किया? ये तो दूसरा एक्शन था, पहला एक्शन क्या था? यहां पे देखिए क्लॉज की तरह आ रहा है, हैविंग अरेस्टेड द थीफ, थीफ को अरेस्ट करने के पश्चात के बाद द पुलिस प्रोड्यूस्ड हिम बिफोर द जज, यानी पहले एक एक्शन क्या हुआ कि अरेस्ट किया गया, दूसरा एक्शन क्या हुआ कि उसे प्रोड्यूस किया गया। किसने किया? पुलिस, बिकॉज द सब्जेक्ट इज गिवन। याद रखिएगा, अगर एक्शन खत्म करने वाला मौजूद हो यानी दिया हुआ हो, हु इज अरेस्टिंग द पुलिस, इसका मतलब एक्सप्रेशन किस में जा रहा है? एक्टिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस का मतलब होता है द सब्जेक्ट ऑफ द एक्शन शुड बी गिवन, यहां होना चाहिए। लेकिन सेम सेंटेंस को दूसरे तरीके से देखिए, हैविंग द थीफ बीन अरेस्टेड। अब देखिए हैविंग के साथ हमने क्या था, हैविंग लगा के हम वर्ब की थर्ड फॉर्म से हम बनाते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल, हैविंग लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इसका जो हिंदी एक्सप्रेशन निकल के आता है वो आता है करने के पश्चात या करने के बाद या उपरांत, राइट। तो अब यहां कह रहा है हैविंग द थीफ बीन अरेस्टेड, अब यानी कि यहां पे था
चोर को पकड़ने के पश्चात, करने के पश्चात पुलिस उसे जज के सामने प्रस्तुत की। लेकिन यहां कह रहा है हैविंग द थीफ बीन अरेस्टेड, चोर को पकड़ने के पश्चात नहीं, चोर के पकड़े जाने के पश्चात। अब यहां पे पैसिव वॉइस में एक्सप्रेशन जा रहा है, इसलिए हैविंग के साथ जब भी पैसिव वॉइस बनेगा तो बीन आ जाएगा, बाकी वो एज इट इज वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी। यहां पैसिव वॉइस क्यों बनाना पड़ा? क्योंकि देखिए कह रहा है हैविंग द थीफ बीन अरेस्टेड, चोर के पकड़े जाने के पश्चात ही वॉज प्रोड्यूस बिफोर द जज, जज के सामने उसे प्रस्तुत किया गया। लेकिन पकड़ा कौन, प्रस्तुत कौन किया? सब्जेक्ट इज नॉट गिवन देयर, एंड इफ the subject of the action is not given then the sense has to be told in passive voice। तो यहां पे अब ये कौन सा वॉइस आया? पैसिव वॉइस, बिकॉज एक्शन नहीं दिया है, कौन अरेस्ट किया और कौन प्रोड्यूस किया। इज दैट क्लियर? तो यहां देखिए चोर को पकड़ने के पश्चात किसने पकड़ा था? पुलिस ने, सब्जेक्ट इज देयर। प्रोड्यूस किसने किया था? पुलिस ने। यहां पे चोर के पकड़े जाने के पश्चात किसने पकड़ा? इट्स नॉट गिवन। और किसने प्रोड्यूस किया? नॉट गिवन। इसका मतलब जब यहां पे अरेस्ट करने वाला और प्रोड्यूस करने वाला नहीं दिया गया है तो एक्सप्रेशन पैसिव में गया, और जब भी पैसिव में एक्सप्रेशन गया तो हैविंग के साथ हमेशा लग जाएगा बीन। इसी सेंटेंस को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और यहां पे लिख दिया मैंने हैविंग बीन अरेस्टेड, पकड़े जाने के पश्चात किसे? थीफ को। द थीफ वॉज प्रोड्यूस बिफोर द जज। फर्क क्या है दोनों में? यहां जब हमने लिखा था हैविंग द थीफ बीन अरेस्टेड तो थीफ के लिए हम यहां प्रोनाउन लगाए थे ही। जब यहां पे हमने नाउन प्रोनाउन कुछ नहीं लगाया, सीधे अब यहां सब्जेक्ट को हम लगा रहे हैं, यानी ऑब्जेक्ट है वहां जो पकड़ा गया था। वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट हमेशा सब्जेक्ट की तरह काम करता है। हैविंग बीन अरेस्टेड, पकड़े जाने के पश्चात चोर को जज के सामने प्रोड्यूस किया गया। यहां पे चोर के पकड़े जाने के पश्चात उसे प्रोड्यूस किया गया, यहां चोर पकड़ा गया, इसके लिए प्रोनाउन लगाया गया। यहां चूंकि नाउन नहीं तो यहां प्रोनाउन लगाने की जरूरत नहीं, हमने सीधे नाउन को ही रख दिया जो ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। ऑब्जेक्ट का मतलब पैसिव में सब्जेक्ट, बट है ये ऑब्जेक्ट क्योंकि ये पकड़ा गया है, इसने पकड़ा नहीं, ये अरेस्ट किया गया है, अरेस्ट किया नहीं है। यानी कि दोनों तरीके का सेंटेंस आप लिख सकते हैं, राइट। अब एक और सेंटेंस देखिए यहां पे जो लिखा है थर्ड एंड फोर्थ सेंटेंस। थर्ड एंड फोर्थ सेंटेंस में देखिए सब्जेक्ट पहले आया है हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि परफेक्ट पार्टिसिपल उसके बाद में आया। क्यों आया है? इसका एक रीजन है। द सन हैविंग राइजन, सन के राइज करने के पश्चात द फॉग गॉट क्लियर्ड, फॉग क्लियर हो गया। यहां पे हमने अगर हम ऐसे कर दें हैविंग द सन राइजन, हैविंग द सन राइजन या हैविंग राइजन द सन, अगर हम हैविंग राइजन द सन करेंगे तो इसका मतलब क्या? सूर्य को उगाने के पश्चात। तो सूर्य तो स्वतः उगता है, हम उसे उगाते नहीं हैं, तो इसका मतलब है ये नॉमिनेटिव ऑब्सोल्यूट है, ये नॉमिनेटिव ऑब्सोल्यूट है। नॉमिनेटिव ऑब्सोल्यूट में जो एक्शन स्वतः होता है उसमें हम सब्जेक्ट सबसे पहले लिखते हैं, तब हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं। जैसे अगला सेंटेंस देखिए, द रेन हैविंग स्टॉप्ड, बारिश रुकने के पश्चात द मैच रीस्टार्टेड, मैच पुनः शुरू हुआ। अगर हम यहां लिख दें हैविंग स्टॉप्ड द रेन, इसका मतलब हो जाएगा बारिश को रोकने के पश्चात मैच पुनः शुरू हुआ। तो इसका मतलब हम पहले बारिश रोके फिर हम लोगों ने मैच शुरू किया। इज दैट क्लियर? तो जो स्वतः घटने वाली घटनाएं हैं उन्हें हम बोलते हैं नॉमिनेटिव ऑब्सोल्यूट, ऑब्सोल्यूट फ्रेज, राइट। ऑब्सोल्यूट फ्रेज या नॉमिनेटिव ऑब्सोल्यूट, उसमें सब्जेक्ट पहले आएगा, हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म बाद में लगेगा। ये आप नोट कर सकते हैं। इन अ नॉमिनेटिव ऑब्सोल्यूट द सब्जेक्ट, वो चाहे नाउन हो या प्रोनाउन हो, अ नाउन और प्रोनाउन ये ऑलवेज कम्स बिफोर द परफेक्ट पार्टिसिपल, यानी कि परफेक्ट पार्टिसिपल के पहले हमेशा यहां हमेशा एक नाउन या प्रोनाउन आएगा ही। किसमें? अगर नॉमिनेटिव ऑब्सोल्यूट की बात करते हैं तो नॉमिनेटिव ऑब्सोल्यूट, या आप एब्सोल्यूट फ्रेज कह सकते हैं, एब्सोल्यूट फ्रेज। इज दैट क्लियर? ये एब्सोल्यूट फ्रेज है, या इसे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट भी कह सकते हैं, जिसके पहले नाउन या प्रोनाउन का आना तय है। क्योंकि इसमें अगर हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म उसके बाद ये नाउन या प्रोनाउन लगाएंगे तो एकदम मीनिंग बेकार हो जाएगी, सेंसलेस हो जाएगा पूरा सेंटेंस, राइट। द सन हैविंग राइजन, सन के उगने के पश्चात। द ट्रेन हैविंग स्टॉप्ड, जैसे द ट्रेन हैविंग स्टॉप्ड, ट्रेन के रुकने के पश्चात, द ट्रेन हैविंग स्टॉप्ड, ट्रेन के रुकने के पश्चात वी गॉट इनटू द कंपार्टमेंट, हम कंपार्टमेंट में चढ़े। अगर हम कह दें हैविंग स्टॉप्ड द ट्रेन, ट्रेन को रोकने के पश्चात, इसका मतलब पहले हम ट्रेन रोके फिर हम
कंपार्टमेंट में चढ़े, तो गलत हो जाएगा, पूरा सेंस गड़बड़ हो जाएगा। तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के केस में आपको नाउन या प्रोनाउन पहले लगाना है, हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म यानी परफेक्ट पार्टिसिपल ठीक उसके बाद लगाना है। आई होप इतना क्लियर हो गया। अब आगे आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताना है पार्टिसिपल्स, परफेक्ट पार्टिसिपल्स के बारे में। अब चलते हैं आगे। द नेक्स्ट टॉपिक अबाउट पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल्स आर ऑल्सो यूज्ड एज डिफरेंट क्लॉजेस, यानी पार्टिसिपल्स क्लॉजेस की तरह भी काम करते हैं। जैसे पहला देखिए, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, यानी किस तरीके से पार्टिसिपल्स एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, यानी टाइम तो बताता ही है एडवर्ब, तो एडवर्ब क्लॉज की तरह कैसे काम कर रहा है जो टाइम बता रहा है। एग्जाम्पल्स देखिए, वाइल वॉकिंग इन द पार्क आई मेट माई ओल्ड फ्रेंड। तो वॉकिंग इन द पार्क आई मेट माई ओल्ड फ्रेंड, अगर वॉकिंग इन द पार्क आई मेट माई ओल्ड फ्रेंड अगर मैं करता हूं तो इसमें सिर्फ पार्टिसिपल की बात हो रही है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। लेकिन जब एक क्लॉज की तरह इसे बनाया गया, वाइल वॉकिंग इन द पार्क आई मेट माई ओल्ड फ्रेंड, हम जानते हैं वाइल या व्हेन से ही हम एडवर्ब क्लॉज बनाते हैं। जैसे आई मेट माई फ्रेंड व्हेन आई वॉज वॉकिंग इन द पार्क या वाइल वॉकिंग इन द पार्क, तो ये एक क्लॉज की तरह बन रहा है। और कौन सा क्लॉज? जो टाइम बता रहा है, तो ये कहीं ना कहीं टाइम वाला क्लॉज है। वो कैसा टाइम वाला क्लॉज है? एडवर्ब क्लॉज है। तो वाइल वॉकिंग इन द पार्क आई मेट माई ओल्ड फ्रेंड, एक सिंपल प्रेजेंट पार्टिसिपल को हमने एक एडवर्ब क्लॉज में बना दिया जो टाइम बता रहा है। दूसरा एग्जांपल देखिए, एज आई वॉज वॉकिंग इन द पार्क आई मेट माई ओल्ड फ्रेंड, जैसा कि मैं पार्क में टहल रहा था उसी दौरान मैं अपने एक फ्रेंड से मिला। राइट, इन दो सेंटेंसेस की जगह तीसरा देखिए, अगर सिंपल हमें क्लॉज ना बनाना हो तो वॉकिंग इन द पार्क आई मेट माई फ्रेंड या आई मेट माई ओल्ड फ्रेंड, तो मैं अपने फ्रेंड से कब मिला? जिस समय मैं टहल रहा था, टहलते हुए मैं अपने फ्रेंड से मिला। अब ये क्लॉज नहीं है, वॉकिंग इन द पार्क आई मेट माई फ्रेंड, इसका मतलब मैं अपने दोस्त से कब मिला? जब मैं पार्क में टहल रहा था। तो मैं अपने दोस्त से कब मिला? टहलते हुए मिला। तो मैं टहल रहा था उसी दौरान मिला, आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया वॉकिंग। तो एज, व्हेन, वाइल से जब हम टाइम ऐड करते हैं तो वो एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम हो जाता है। अब यहाँ पे दो सेंटेंसेस हमने लिखे हैं, इनको बहुत ही केयरफुली देखिएगा। ये इसी सेंटेंस का एक ऐसा एक्सेप्शनल रूल है जो एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं, स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। पढ़ने में बिल्कुल सही लगता है, व्हेन यू रीड इट यू फील लाइक या इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट, ग्रामेटिकली करेक्ट, बट वो करेक्ट नहीं होता। जैसे वाइल वॉकिंग इन द पार्क, पार्क में टहलते हुए अ डॉग बिट हिम। अब देखिए, टहल कौन रहा था? ही, लेकिन बिट कौन किया? डॉग। लेकिन एक्सप्रेशन क्या दे रहा है? वाइल वॉकिंग इन द पार्क, पार्क में टहलते हुए अ डॉग, एक डॉग, यानी कौन टहल रहा था? डॉग। डॉग नहीं टहल रहा था, टहल तो वो रहा था ना, यानी सेंटेंस गलत हो गया। तो यहां पे हमें इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है? वाइल वॉकिंग इन द पार्क, पार्क में टहलते हुए, ही वॉज बिटन बाय अ डॉग, उसे एक कुत्ते द्वारा काट लिया गया, यानी कि ये पैसिव वॉइस में बना दो यहां। इसका मतलब ये था वाइल वॉकिंग इन द पार्क, कौन पार्क में टहल रहा था? जो टहल रहा था उसका सब्जेक्ट सबसे पहले लगाओ, तो ही वॉज बिटन बाय अ डॉग। राइट, अगर ये पहला सेंटेंस को आप सेंस निकालेंगे तो इसका मतलब हो गया वो जबकि टहलते हुए एक कुत्ते यानी कुत्ता टहल रहा था, अ डॉग वॉज वॉकिंग एंड इट बिट द मैन। राइट, इसका मतलब हो गया वाइल वॉकिंग इन द पार्क, पार्क में टहलते हुए, ही, इट्स अ मैन हु वॉज बिटन, इट्स नॉट द डॉग। राइट, तो while walking in the park he was bitten by a dog। तो ये था एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, किस तरीके से पार्टिसिपल्स एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम की बात करते हैं। अब अगला फंक्शन हम देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, सेकेंड पॉइंट, किस तरीके से पार्टिसिपल्स एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन का काम करते हैं। रीजन मीन कारण है। तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन का जब भी काम करेंगे पार्टिसिपल, तो करेंगे कैसे काम? अब देखिए, सिंपल मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा है, वर्किंग वेरी हार्ड शी सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन, यानी कि बहुत कठिन मेहनत करते हुए उसने फर्स्ट पोजीशन सिक्योर किया। तो ये तो सिंपल प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात होती है, वर्किंग, काम करते हुए। राइट, अब इसको किस तरीके से एक क्लॉज बना दिया गया है, एडवर्ब क्लॉज बना दिया गया है जो रीजन बता रहा है। देखिए, ऑन अकाउंट ऑफ लगा के, ऑन अकाउंट ऑफ वर्किंग वेरी हार्ड, बहुत मेहनत करने की वजह से शी सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन, या सिंस शी वर्क वेरी हार्ड शी सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन। अब ये क्लॉज का काम कर रहा है, डिपेंडेंट क्लॉज का काम कर रहा है। और समझ लीजिए, जब भी एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन होगा वो या तो ड्यू टू से शुरू होगा या बिकॉज ऑफ शुरू होगा या ओइंग टू शुरू होगा
या ऑन अकाउंट ऑफ होगा, ऑन अकाउंट ऑफ। तो दिस इज ओइंग टू, तो ड्यू टू, बिकॉज ऑफ, ओइंग टू, ऑन अकाउंट ऑफ से जो क्लॉज शुरू होते हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन, क्योंकि ये कारण बताते हैं। ड्यू टू किसी वजह से बताता है, बिकॉज ऑफ भी किसी वजह से बताता है, ओइंग टू कोई रीजन बताता है, और ऑन अकाउंट ऑफ भी रीजन बताता है। तो कहने का मतलब एक सिंपल प्रेजेंट पार्टिसिपल वाला सेंटेंस किस तरीके से क्लॉज में बदल गया, वो भी एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम में, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन में, सॉरी। ठीक है, अब हम चलते हैं तीसरा, किस तरीके से अगला क्लॉज की तरह काम करता है, कौन सा, पार्टिसिपल। ओके, नेक्स्ट वी कैन सी how the participles are working as adverb clause of contrast and adverb clause of condition। अगर हम adverb clause of contrast की बात करें, contrast मतलब जहां डिफरेंस बताया जाए, contrast, contradiction हो। he is rich but he is not happy। आपके सामने देखिए एक सेंटेंस है, he is rich but he is not happy, contradiction है, यहाँ rich है लेकिन happy नहीं है। अब इसको हम कैसे पार्टिसिपल से क्लॉज बना के एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये देखिए, इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट, हमने दो वर्ड ऐड कर दिया, इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट। कॉन्ट्राडिक्शन बताने के लिए अगर एडवर्ब आपको लगाना है, जो क्लॉज बनाएगा वो इन स्पाइट ऑफ से, इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट। यहाँ पे याद रखिए डिस्पाइट के बाद ऑफ नहीं आता, कई बार स्पॉटिंग एरर्स में पूछ लिया जाता है, डिस्पाइट ऑफ वर्किंग वेरी हार्ड, नो, इन स्पाइट ऑफ वर्किंग वेरी हार्ड या डिस्पाइट वर्किंग वेरी हार्ड। तो ही इज रिच बट ही इज नॉट हैप्पी को हम एडवर्ब क्लॉज में चेंज करके कैसे बनाए हैं, इन स्पाइट ऑफ बीइंग रिच, बहुत रिच होने के भी बावजूद ही इज नॉट हैप्पी, वह हैप्पी नहीं है, या डिस्पाइट बीइंग रिच ही इज नॉट हैप्पी। तो इन स्पाइट ऑफ एंड डिस्पाइट, इन दोनों की मीनिंग बिल्कुल सेम है, फर्क इतना है डिस्पाइट के बाद ऑफ नहीं आता, इन स्पाइट के साथ ऑफ आता है। इज दैट क्लियर? ये कॉन्ट्राडिक्शन बताने के लिए था। अब देखिए एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन, जहां कंडीशन एक्सप्रेस करना हो। अब देखिए कंडीशनल सेंटेंस है आपके सामने, इफ वाला, इफ यू वर्क हार्ड, यदि आप मेहनत करते हैं, यू विल गेट सक्सेस, तो आपको सफलता मिलेगी। अब देखिए बाय वर्किंग हार्ड, राइट, मेहनत करके यू विल गेट सक्सेस, आपको सफलता मिलेगी। इसी का नेगेटिव सेंटेंस देखिए, इफ यू डोंट वर्क हार्ड यू विल नॉट गेट सक्सेस, कंडीशनल सेंटेंस है। इसी को देखो कंडीशनल क्लॉज कैसे बनाया एडवर्ब क्लॉज ने, विदाउट वर्किंग हार्ड यू विल नॉट गेट सक्सेस। तो बाय वर्किंग हार्ड यू विल गेट सक्सेस, विदाउट वर्किंग हार्ड यू विल नॉट गेट सक्सेस। तो इफ यू वर्क हार्ड, यहाँ पॉजिटिव सेंटेंस था तो बाय वर्किंग हार्ड लगा दिया, यहाँ इफ यू डोंट वर्क हार्ड नेगेटिव था तो यहाँ विदाउट लगा दिया, विदाउट वर्किंग हार्ड यू विल नॉट गेट सक्सेस। ये था किस तरीके से एडवर्ब क्लॉज कंडीशन और कंट्रास्ट की बात करता है, राइट। अब आगे दो और तरीके से एडवर्ब क्लॉज काम करते हैं, वो दिखाते हैं, जो लास्ट पॉइंट्स हैं दो। ओके, एट लास्ट वी कैन सी फिफ्थ एंड सिक्स्थ। तो दीज आर द पार्टिसिपल्स हाउ दे वर्क एज डिफरेंट क्लॉजेस। तो यहाँ पे पार्टिसिपल एडजेक्टिव क्लॉज का काम नहीं करता, एडजेक्टिव क्लॉज है तो एडजेक्टिव काम करेगी। किस तरीके से एक पार्टिसिपल को हम एडजेक्टिव क्लॉज में चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे ये बात बताई गई। जैसे आई सॉ अ बॉय, हाउ आई सॉ अ बॉय राइडिंग अ बाइक, मैंने एक लड़के को बाइक चलाते हुए देखा। तो चलाते हुए प्रेजेंट पार्टिसिपल है, यहाँ पे देखिए राइडिंग इज प्रेजेंट पार्टिसिपल। अगर इसे हमें एडजेक्टिव क्लॉज में चेंज करना हो तो कैसे चेंज होगा, आई सॉ अ बॉय, अब बॉय की एडजेक्टिव जो क्लॉज बताएगा वही एडजेक्टिव क्लॉज होगा। तो हु वॉज राइडिंग अ बाइक, तो आई सॉ अ बॉय हु वॉज राइडिंग अ बाइक, ये एडजेक्टिव क्लॉज में चेंज हो गया। सेकेंड देखिए, ही एंटर्ड द बर्निंग हाउस, वो किस घर में घुसा, जलते हुए घर में। ही एंटर्ड द बर्निंग हाउस टू सेव अ चाइल्ड, वह एक बच्चे को बचाने के लिए जलते हुए घर में घुस गया। इसका मतलब ही एंटर्ड द हाउस, अब हाउस को मॉडिफाई कौन सा वर्ड कर रहा है, बर्निंग, इसके एडजेक्टिव क्या, बर्निंग। तो बर्निंग से जो क्लॉज बनेगा वो एडजेक्टिव क्लॉज होगा। तो ही एंटर्ड द हाउस विच वॉज बर्निंग टू सेव अ चाइल्ड, यानी कि वो एक ऐसे घर में घुसा जो जल रहा था एक बच्चे को बचाने के लिए। या आप इस क्लॉज को पहले भी कर सकते हैं, टू सेव अ चाइल्ड ही एंटर्ड द हाउस विच वॉज बर्निंग। तो इसका मतलब है किस तरीके से पार्टिसिपल्स को हम एडजेक्टिव क्लॉज में भी तोड़ सकते हैं। अब देखिए किस तरीके से पार्टिसिपल्स को हम कोऑर्डिनेट क्लॉज में भी तोड़ सकते हैं। जैसे रनिंग वेरी फास्ट, बहुत तेज दौड़ते हुए, ही ओवरटुक मी, वो मुझसे आगे निकल गया। इसका मतलब ही रैन वेरी फास्ट, वो बहुत तेज दौड़ा, सो इसलिए ही ओवरटुक मी। हम जानते हैं फैन, बॉयज, ये सब कोऑर्डिनेट क्लॉज हैं। सो, एंड, और, नॉर, बट, येट, ये सब कैसे क्लॉजेज हैं, सॉरी कैसे कंजंक्शंस हैं, कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस हैं। इसलिए इनसे जो क्लॉज बनता है उसे हम कोऑर्डिनेट क्लॉज बोलते हैं। सो ही ओवरटुक मी, ये कोऑर्डिनेट क्लॉज है, राइट। तो ही रनिंग वेरी फास्ट, ही ओवरटुक मी, यानी ही रैन वेरी फास्ट, सो ही ओवरटुक मी।
ऐसे देखिए नेक्स्ट, वर्किंग वेरी हार्ड, ही कंप्लीटेड द टास्क इन द गिवन टाइम, राइट। बहुत कठिन परिश्रम करते हुए उसने टास्क को गिवन टाइम में कंप्लीट कर लिया। इसका मतलब क्या हुआ, ही वर्क वेरी हार्ड, एंड से हमने कनेक्ट कर दिया, एंड और सो ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं, इसीलिए इनसे जो क्लॉज बनता है वो कोऑर्डिनेट क्लॉज है, राइट। तो ही वर्क वेरी हार्ड एंड ही कंप्लीटेड द टास्क इन द गिवन टाइम। इज दैट क्लियर? तो ये थे कुछ पार्टिसिपल्स के क्लॉज की तरह कैसे वो काम करते हैं या क्लॉज को कैसे कन्वर्ट करके काम करते हैं उसके बारे में, जो ये एक्स्ट्रा नॉलेज था अबाउट पार्टिसिपल्स। अदरवाइज पार्टिसिपल्स में आपको 3 तरीके के पार्टिसिपल जो हमने शुरू में ही डिस्कस कर दिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल, इन्हीं को सिर्फ समझना है। इज दैट क्लियर? आई होप कि ये भी टॉपिक आपको समझ में आया होगा। तो आज का टॉपिक जो हमारा था पार्टिसिपल, दैट इज ओवर नाउ। अगर इससे रिलेटेड कोई आपके पास डाउट है या कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस भेजिए, आई विल डेफिनेटली सॉर्ट आउट दैट डाउट। इज दैट क्लियर? तो नाउ एक चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, वी हैव डिस्कस्ड इन्फिनेटिव, जीरंड एंड पार्टिसिपल्स, यानी तीनों पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। और हमने एक चीज कहा था, जैसे हम तीनों पॉइंट डिस्कस कर लेंगे तो तीनों से रिलेटेड हम आपके सामने कुछ क्वेश्चंस देंगे। तो अगला जो हमारा वीडियो होगा वो कुछ क्वेश्चंस पे होगा। हम आपको कुछ एक्सरसाइजेस करा देंगे जिनसे हमारा इन्फिनेटिव, जीरंड, पार्टिसिपल यानी कि नॉन फाइनाइट वर्ब से क्लियर हो जाए। तो इसके बाद हम लोग चलेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे। कई स्टूडेंट्स के मेरे पास व्हाट्सएप मैसेजेस भी आए थे जिन पे उन्होंने कहा है कि प्लीज़ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक समझा दीजिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस में आते हैं, हर तरह के कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस में आते हैं। और डेली लाइफ में हम लोग बहुत मिस्टेक्स करते भी हैं, क्योंकि सब्जेक्ट हम नहीं पहचान पाते, उसके अकॉर्डिंग हम लोग वर्ब भी नहीं लगा पाते। तो हमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हम सब्जेक्ट भी काफ़ी अच्छे समझते हैं और उसके साथ साथ कौन सी वर्ब लगानी ये भी हम समझते हैं। तो अब हम लोग अगले टॉपिक पे, जो अगला वीडियो हमारा होगा वो एक्सरसाइजेस का, जिसमें हम नॉन फाइनाइट वर्ब्स की एक्सरसाइजेस डिस्कस करेंगे, उस पे बेस्ड होगा। तो आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा। और प्लीज़ whenever you watch the video and if you like it, please don't forget to like it and share it among your friends. Thank you.